गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में परीक्षा चैप्टर स्टार्ट किया था और हमें पता लगा था कि परीक्षा चैप्टर में जो दीवान साहब थे सुजान सिंह जी, वो इस्तीफा देना चाहते थे अपने काम से, ठीक है, अपने पद से। तो फिर उन्हें राजा ने कहा कि अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं तो अगले दीवान को भी आप ही चूज करेंगे, उसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो फिर उन सब ने मतलब एक इंटरव्यू जैसा एक परीक्षा 1 महीने तक जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था उस पोस्ट के लिए, दीवान के पद के लिए, उनको सबको 1 महीने के लिए एक साथ रखा जाता और उनके ऊपर नजर रखा जाता कि कौन क्या करता है और उसी को उस सबके व्यवहार को परखा जाता। ये सब देखकर ही फैसला किया जाता कि कौन दीवान के पद के लिए उचित कैंडिडेट है, ठीक है। तो इसीलिए सब सारे उम्मीदवार एक साथ रह रहे थे और एक दिन उन लोगों ने तय किया कि वो हॉकी का खेल खेलेंगे और उन्होंने हॉकी का खेल आयोजन किया और खेल रहे थे, लेकिन शाम हो गई थी और वो बस खेलते ही जा रहे थे। कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, कोई हार जीत का फैसला नहीं हो रहा था। फिर देखो क्या हुआ, अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। तो वो खेलते खेलते हॉकी का खेल खेलते खेलते अंधेरा हो गया, शाम होकर फिर अंधेरा हो गया, रात होने लगी। फिर क्या हुआ, उस मैदान को, जिस मैदान में वो लोग हॉकी खेल रहे थे, उस मैदान के साथ ही उस मैदान के किनारे पर एक नाला था, ठीक है। उस पर कोई पुल न था, पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। तो उस नाले के ऊपर कोई पुल नहीं था, तो लोग नाला पार कैसे करते थे? पथिक मतलब जो रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। तो उन रास्ते पर चलने वाले लोगों को नाले में उतरकर नाला पार करना पड़ता था। कोई पुल नहीं था जिसके जरिए वो जा पाते, ठीक है। तो नाली में उतर के नाला पार करके रास्ता पार करते थे, ठीक है। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले पर आया। फिर क्या हुआ देखो, खेल खेलना वो लोग थोड़ा बंद किए, ठीक है। खेल खेलना बंद हुआ, ठीक है। खेल खत्म हो गया, खेल बंद किए वो लोग। और खेल बंद करने के बाद मतलब अभी भी बंद हुआ था कि तभी क्या हुआ, खेल बंद कर रहे थे, करने वाले थे, खेल बंद कर रहे थे कि तभी एक किसान आया, ठीक है। एक किसान अपनी अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर आया। एक किसान, हाँ, एक फार्मर अपनी एक गाड़ी में पूरा अनाज भरकर एक भारी गाड़ी लेकर उस नाले पर आया, नाला क्रॉस करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। तो देखो, नाले में जो नाला वो उन लोगों को क्रॉस करना पड़ता था जिसमें पुल नहीं है, उस नाला में कीचड़ था, ठीक है, बहुत कीचड़ था और कीचड़ भी था। और साथ ही उस नाला के ऊपर जो चढ़ के जो माने रोड है, जो नाला के साथ जो रोड रास्ता है जो, वो थोड़ा ऊंचे में है, थोड़ा ऊंचाई पर है, ठीक है। तो अब ऊंचाई पर है, नाला से ऊंचा अगर रास्ता है तो नाला से चढ़ने में थोड़ा ऊंचाई पर है, तो कीचड़ भी है नाले में। तो इतने कीचड़ में और इतने ऊपर ये गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी, भारी भी थी गाड़ी, है ना। तो गाड़ी उस पर नहीं, रोड पर नहीं आ सकती थी, चढ़ नहीं सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। तो वो क्या करता, वो जो किसान अपनी गाड़ी लेकर आया था वो बैलगाड़ी लेकर आ रहा था, ठीक है, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में वो क्या करता, बैठे बैठे कभी कभी बैलों को ललकारता, मतलब बैलों को ऐसे जाने के लिए बोलता, हई हई करके जाने के लिए बैलों को धकेलता। और कभी कभी अपने हाथ से चक्कों को, पहियों को, मतलब गाड़ी के चक्के को धक्का मारता, ठीक है। लेकिन गाड़ी में वजन बहुत ज्यादा था और बैल कमजोर थे, वो नहीं खींच पा रहे थे गाड़ी को, ठीक है। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। गाड़ी क्या करती, गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी और कभी कभी थोड़ी देर गाड़ी चढ़ती और फिर खिसक कर नीचे आ जाती, मतलब वो गाड़ी रास्ते पर चढ़ नहीं पा रही थी, ठीक है। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। किसान बार बार जोर लगाकर पहियों को, गाड़ी को धक्का मारता, बार बार बैलों को झुंझलाता, मतलब गुस्सा आ गया ना उसको, किसान को गाड़ी पार नहीं हो रही थी, बैल खींच नहीं पा रहे थे, तो किसान को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब झुंझला गया, गुस्से में बेचारा इरिटेट हो गया था। और वो क्या करता, बैलों को वो
गुस्से में या झुंझला कर बैलों को मारता और गाड़ी को धकेलता पूरा जोर लगाकर, लेकिन फिर भी वो गाड़ी बाहर आने का नाम ही, मतलब रास्ते पे चढ़ने का नाम नहीं ले रही थी, गाड़ी आ ही नहीं रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। वो निराश मतलब होपलेस, ठीक है, वो एकदम निराश हो गया, आशा नहीं थी उसके ऊपर, उसके अंदर, ठीक है। वो सोच रहा था, मतलब इतना मुसीबत में बेचारा फंस गया, और फंसने के बाद वो इधर उधर देख रहा है किसी से मदद मांगने के लिए, लेकिन उसको आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, कोई नजर नहीं आ रहा था उसको हेल्प करने के लिए। वो एकदम पूरा होपलेस हो गया था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। वो गाड़ी को वहां छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था ना, ऐसे गाड़ी को छोड़कर कैसे चला जाएगा। तो इसीलिए वो काफी विपत्ति मतलब मुसीबत में पड़ गया था, मुसीबत में फंसा हुआ था। विपत्ति मतलब मुसीबत, आफत, ठीक है। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी और सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। फिर क्या हुआ, तभी खेल खत्म होने वाला था ना, तो खेल खत्म करके खिलाड़ी क्या कर रहे थे, जो ये मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे थे दीवान के पद के लिए जो आए हुए थे उम्मीदवार, वो लोग खेल खत्म करके वो अपने हाथों में डंडा, हॉकी का डंडा लेके उधर से घूमते घूमते, मतलब धीरे धीरे चलते चलते घूमते घामते, मतलब धीरे धीरे घूम कर चलते चलते घूमते घूमते वहां से गुजरे, उस रास्ते के तरफ से जा रहे थे। तो किसान ने उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को देखा, उनकी तरफ से सहमी हुई आंखों से, सहमी हुई मतलब ऐसे, मतलब पोड़ ऐसे बेचारी आंखों से, मतलब जैसे कि उसको उम्मीद थी कि क्या ये लोग मेरी मदद करेंगे, ऐसे मतलब ऐसे अपनी आंखों में ऐसी करुणा भरकर, ठीक है, ऐसे मतलब डरी हुई, समझ लो उसके आंखों में डर था, जैसे कि डरी हुई आंखों से सहमे होने का मतलब डरे हुए। तो वो मतलब ऐसे सहमी हुई आंखों से उसने खिलाड़ियों की तरफ देखा, ठीक है, कि शायद उसको उम्मीद थी कि शायद ये लोग मेरी मदद कर दें, ठीक है। तो वैसे करुणा भरी आंखों से उन लोगों को देखा, लेकिन किसी से भी मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मतलब मुंह खोलकर उसने आंखों से देखा, लेकिन मुंह खोलकर किसी से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी से मुंह खोलकर बोले कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, ठीक है। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। लेकिन खिलाड़ियों ने भी उनको देखा, वो जो सब लोग जा रहे थे उस सब ने उनको देखा, लेकिन बंद आंखों से मतलब देख के भी अनदेखा कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, जैसे कि नजरअंदाज कर देते हैं हम लोग, देख के भी जैसे कि नहीं देखा, ऐसे पार हो गए। मतलब किसी के अंदर सहानुभूति नहीं थी। सहानुभूति मतलब सिंपैथी, ठीक है, किसी के अंदर ऐसी करुणा नहीं थी, कि किसी के अंदर ऐसा मन नहीं था कि वो उसकी मदद करना चाहे, ऐसी सहानुभूति किसी के अंदर नहीं थी। तो इसीलिए कहा गया है कि वो उन्होंने देखा, लेकिन बंद आंखों से, मतलब देख के भी अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। उनमें क्या थी, उनमें स्वार्थ था, मतलब सेल्फिश थे वो लोग, ठीक है, उनमें सेल्फनेस की भावना ज्यादा थी, वो सेल्फिश थे, अपने बारे में ही सोचते थे। उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और भाईचारा का नाम भी नहीं था। मतलब उनके अंदर अहंकार था, ठीक है, मत था, अहंकार था, और मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। उनके अंदर उदारता मतलब काइंडनेस तो था ही नहीं, दया भाव तो था ही नहीं, और भाईचारा भी नहीं था, मतलब ब्रदरहुड वाली फीलिंग, भाईचारा मतलब एक अगर फंस गया तो दूसरा उसकी मदद कर दे, वो भाईचारे वाली फीलिंग तो उनमें थी ही नहीं। उनमें बस स्वार्थ और मद का भाव था, ठीक है, अहंकार था, और उन्हें बस अपने काम से काम था। उनके अंदर इतने कोई काइंडनेस नहीं थी कि वो जाकर उसकी हेल्प करते उस किसान की। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था, ठीक है। उन्हीं लोगों में, उन्हीं खिलाड़ियों के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर दया थी, करुणा की भाव थी और साहस था, उसके अंदर ब्रेवरी था, वो ब्रेव था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, ठीक है, लेकिन उसके पैर में क्या था, उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। हॉकी खेलते हुए उस इंसान के, वो जो अच्छा आदमी था, उसके पैर पर चोट भी लगी थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, ठीक है। फिर वो क्या करता, वो लंगड़ाते चोट लगी थी उसके पैर में ना, फिर भी वो लंगड़ा कर खेल के मैदान से वापस लौट रहा था, ठीक है, वो उधर से गुजर रहा था। अकस्मात उसकी निगाह
गाड़ी पर पड़ी। तब उस इंसान ने उस गाड़ी को देखा, उस किसान जो गाड़ी लेकर फंसा हुआ था उसको देखा, उसने ठिठक गया मतलब रुक गया। ठीक है, ठिठक जाना मतलब रुक जाना, अचानक रुक जाना। तो फिर वो इंसान अचानक रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। जब उसने उस भले इंसान ने जब किसान की सूरत देखी तो उसे सब समझ में आ गया कि वो गाड़ी लेकर वहां पर फंसा हुआ था। ठीक है, डंडा एक किनारे रख दिया। तब उसने उसके हाथ में जो हॉकी का जो बैट था वो साइड में रख दिया और कोट उतार डाला। उसने कोट पहना हुआ था, वो कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। तो फिर उसने क्या कहा, देखो वो कितना अच्छा है, कितना दया है उसके अंदर। उसके पैर में चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी उस इंसान को मुसीबत में देखकर, किसान को मुसीबत में देखकर वो जब पास गया, अपनी कोट उतारी, अपना डंडा साइड में रखा और बोला कि मैं आपकी मदद कर दूं क्या गाड़ी निकालने में। फिर क्या हुआ देखो, किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। तो फिर उसने यहाँ पर उस इंसान का वर्णन किया गया है कि वो कैसा था दिखने में, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी, मतलब उसकी बॉडी फिटिंग काफी अच्छी थी। ठीक है, वो लंबा सा था। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। तो फिर वो किसान बेचारा कह रहा है कि हुजूर आप तो इतने बड़े आदमी हो, या फिर इतने मतलब बड़े दिखते हो, इतने बड़े आदमी हो, लेकिन आपसे मैं इस काम के लिए कैसे कहूँ, गाड़ी को निकालने के लिए हेल्प कैसे मांगू। ठीक है, वो झिझक रहा था वो किसान। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो फिर उसने कहा कि मुझे लगता है उस इंसान ने कहा फिर किसान से कि मुझे लगता है आप काफी देर से यहाँ पर गाड़ी लेकर फंसे हुए हैं, तो एक काम कीजिए, मैं मदद कर देता हूँ। आप जाकर गाड़ी में बैठकर बैलों को मतलब ललकारिए, बैलों को जाने के लिए कहिए। साधो मतलब बैल को धकेल, मतलब जाने के लिए कहना। ठीक है, बैल को चलाना, हई हुई करके जो बैल को चलाते हैं ना, तो वैसे उनको बैलों को चलाने के लिए कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कीचड़ में जो फंसी हुई है तुम्हारे चक्के, गाड़ी के चक्के, उन चक्कों को मैं धकेलता हूँ। ठीक है, गाड़ी तब अपने आप गाड़ी रास्ते में गाड़ी रास्ते में आ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। फिर देखो किसान ने क्या किया, किसान जाकर गाड़ी में, मतलब जब उनसे कहा गाड़ी में जाकर बैठने के लिए, तब वो गाड़ी में बैठ गए किसान, और पहियों मतलब बैलों को धकेलने लगे, और युवक भी उन चक्कों को जोर लगाकर उकसाया मतलब भड़काना। ठीक है, जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जोर लगाकर धक्का मारते हैं तो कहते हैं जोर लगाकर, ऐसा कुछ मतलब जोर लगाने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं, भड़काते हैं, उकसाते हैं। ठीक है, ताकि जोश आए। ठीक है, तब वो धक्का मारने लगे। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने तक जमीन में गड़ गए। तो उस नाले में कीचड़ ज्यादा था, तो इसीलिए वो इंसान अपने घुटनों तक कीचड़ में गड़ गए, मतलब उनके घुटने तक कीचड़ आ गई थी। ठीक है, उनके घुटने तक कीचड़ में पैर गड़े हुए थे, लेकिन हिम्मत न हारी। लेकिन उस भले इंसान ने हिम्मत न हारी, उनको उनकी मदद करनी ही थी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। ठीक है, उस इंसान ने जोर लगाया, चक्के को धक्का मारा, और इधर किसान भी बैलों को ललकार रहे थे, मतलब बैल को जाने के लिए कह रहे थे। बैलों को सहारा मिला। तो बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो फिर क्या हुआ, जब वो अकेले बैलों को खींचने नहीं बन रहा था ना, बैल इतना सारा सामान लेकर उतने चढ़ाई पर चढ़ नहीं पा रहे थे इतनी देर से। लेकिन जब उस इंसान ने मदद की, उन्होंने गाड़ी को धक्का मारा, तब बैलों को हेल्प हुई, है ना, उनको मदद मिली। तब उन्होंने मतलब बैलों को थोड़ा हल्का लगा कि मतलब पीछे से कोई धक्का मारेगा तो बैलों को अच्छा लगेगा, मतलब खींचने में आसानी होगी ना। तब बैलों ने भी पूरा जोर लगाया और फिर कंधे झुकाकर, मतलब बैलों ने अपना गर्दन झुकाया और खूब जोर से गाड़ी को खींचा। और तब क्या हुआ, गाड़ी नाले से बाहर आ गई, रास्ते में खड़ी हो गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। फिर किसान ने युवक को धन्यवाद देते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहे कि महाराज, मतलब उनको महाराज कह के संबोधित किया, अंदर सम्मान देकर संबोधित किया है। ठीक है, वो महाराज तो था नहीं, लेकिन फिर भी
उस इंसान की जब इतनी विपत्ति में उस इंसान ने मदद की, किसान की जब मदद की, तब तो किसान के लिए वही महाराज जैसे हो गए ना। इसीलिए उन्होंने इतने सम्मान से उनको संबोधन किया और कहा कि महाराज, आप तो मेरे लिए समझ लो महाराज ही हो। आपने मुझे बचाकर, मतलब इतनी मुसीबत में आपने आज मुझे बचा लिया, उबार लिया, मतलब बचा लिया, ठीक है। नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। अगर वो इंसान उसकी किसान की मदद नहीं करते तो किसान को गाड़ी लेकर सारी रात उसी नाले पर बैठना पड़ता है ना। तो उस इंसान ने किसान को बचा लिया। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तो युवक ने फिर क्या कहा, देखो। युवक मतलब वो उस जवान लड़के ने कहा कि किसान से कहा कि अब आप मुझे कुछ इनाम दोगे क्या? ठीक है, मैंने आपकी मदद की तो किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो देखो, वो उसको समझ में आ गया कि वो किस काम के लिए वहां पर ठहरे हुए थे, वो सारे खिलाड़ियों के साथ। उनको सबको पता है कि वो दीवान की पोस्ट के लिए वहां पर आए हैं। तो फिर किसान ने सीरियस होकर कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। मतलब भगवान ने अगर चाहा तो दीवान का पद, दीवान के नौकरी के लिए जो आप आए हैं आप लोग, या तो वो नौकरी आपको ही मिलेगी, मतलब उस युवक को ही मिलेगी। ऐसी आशीर्वाद उन्होंने दी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो फिर देखो, बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, गहरी बात है कि युवक ने किसान की तरफ, जब किसान ने कहा कि दीवान की नौकरी आपको ही मिलेगी, तब युवक को लगा कि अरे, इनको कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ दीवान की नौकरी के लिए आया हूँ या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसने फिर उसकी तरफ, मतलब किसान की तरफ ध्यान से देखा। तो उसको लगा कि उसके मन में संदेह हुआ, संदेह मतलब शक हुआ, ठीक है। उसको शक हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। हाँ, वो सुजान सिंह किसान के भेष में आए थे, किसान के कपड़े पहनकर, किसान का रूप धर के वह वहां पर आए थे परीक्षा लेने के लिए। देखा आप लोगों ने। तो फिर उस युवक ने सोचा कि ये कहीं किसान तो, मतलब सुजान सिंह जी तो नहीं, दीवान जी तो नहीं। आवाज भी मिलती है काफी। हाँ, ये जब बोले तब उसकी आवाज भी, मतलब उन्होंने सोचा कि दीवान जी से काफी मिलती है। चेहरा मोहरा भी मिलता है, मतलब चेहरा भी उनसे काफी मिलता है, हाव भाव भी चेहरे के मिलते हैं। तो किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा और किसान ने भी उस युवक की ओर तेज आंखों से, मतलब देखा, उसकी तरफ देखा और कहा कि शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मतलब किसान को शायद समझ में आ गया कि शायद इस युवक ने मुझे पहचान लिया है, क्योंकि सुजान सिंह ने सोचा कि शायद इस युवक ने मुझे पहचान लिया है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तब उस सुजान सिंह जी ने क्या कहा, किसान ने क्या कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। मतलब ऊपर से अगर तुम सागर के किनारे जाकर खड़े रहोगे तो सागर के अंदर के मोती तुमको मिल जाएंगे क्या? नहीं। जो सागर के पानी में गहराई में उतरता है, मोती ढूंढता है, मतलब जो कष्ट उठाता है उसी को मोती मिलेगा, है ना। ऊपर बैठने से थोड़ी मिलेगा। तो ऐसे उनका मतलब क्या था इस बात से? वो ये कहना चाहते हैं कि बस ऊपर देखने से, इतने सारे उम्मीदवारों में से वो कौन ऐसा अच्छा या उचित व्यक्ति होगा दीवान के पद के लिए, ऐसा वो लोग नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उन्हें ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी, ऐसे नाले में गाड़ी लेकर फंसना पड़ा, ताकि वो ये देख सके कि कौन उनकी मदद करता है और कौन वो बहादुर और वीर और अच्छा इंसान उनको मिल जाएगा, जो उस फंसे हुए किसान को हेल्प करेगा, वही तो अच्छा इंसान हुआ ना। तो उसी को दीवान की नौकरी मिलनी चाहिए। तो इस बात का परीक्षा करने के लिए उन्हें ये मुसीबत में उतरना पड़ा सुजान सिंह जी को, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि पानी में बैठने से ही मोती, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, ठीक है। गहरे पानी में उतरोगे तभी असली मोती को चुन पाओगे, ठीक है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। फिर क्या हुआ, 1 महीना पूरा हो गया उन लोगों के वहां रहते हुए, और फिर चुनाव का दिन आ गया, सिलेक्शन का दिन आ गया कि कौन किसको नौकरी मिलेगी दीवान वाली। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। तो सुबह से ही उस दिन तो काफी सब लोग नर्वस हो रहे होंगे ना कि
आज तो फैसला होने वाला, तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट के दिन तो सारे लोग नर्वस हो ही जाएंगे। दिन काटना पहाड़ हो गया था, मतलब उनके लिए ये दिन निकल नहीं रहा था, दिन बहुत लंबा लग रहा था। जैसे कभी हम किसी का इंतजार करते हैं, किसी चीज का इंतजार करते हैं, तो वो समय वक्त काफी लंबा लगता है ना, कि वक्त कट ही नहीं रहा, ऐसा लगता है। पहाड़ हो गया था दिन उनके लिए, मतलब बहुत बड़ा हो गया था और दिन निकल नहीं रहा था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। तो हर एक के चेहरे पर किसी को मतलब कभी आशा जगता थी कि मैं बन जाऊंगा, तो कभी वो निराश हो जाते कि मैं शायद नहीं बनूंगा। ऐसे करके उन लोगों के मुंह का चेहरे का भाव बदलता रहता। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। वो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं, वो सब कभी आशा करते, कभी निराश हो जाते। वो सब सोच रहे थे कि पता नहीं आज किसका नसीब चमक जाएगा, किसके भाग्य खुल जाएंगे, है ना। और पता नहीं किसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। लक्ष्मी मतलब जब पैसे आने होते हैं तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आएगी, ठीक है। लक्ष्मी को पैसे के मतलब धन दौलत की देवी लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी को धन दौलत की देवी माना जाता है। नौकरी मिलेगी तो धन आएगा ना, ऑब्वियसली। तो इसीलिए उन लोगों ने सब सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, किसका भाग्य चमकेगा, किसके ऊपर माँ लक्ष्मी के कृपा दृष्टि हो। कृपा दृष्टि मतलब उनका करुण, मतलब उनका आशीर्वाद, किसके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे ये सब सोच के परेशान हो रहे थे। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। फिर वो समय आ गया, रिजल्ट का समय आ गया। तो फिर शाम के टाइम राजा साहब का दरबार, राजा का जो दरबार है, मतलब सभा जो उनको अच्छे से सजाया गया। जहाँ पर मीटिंग हो रही थी, मतलब जहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, उस जगह को अच्छे से सजाया गया। और शहर के हर रईस मतलब धनवान व्यक्ति, ठीक है, मतलब धनी आदमी सब, तो सारे धनी आदमी सब वहां पर आए। फिर धनाढ्य राज कर्मचारी, मतलब राज्य के जो कर्मचारी होते हैं, राजा के कर्मचारी होते हैं ना, जो नौकरी करते हैं राजा के पास, तो वो सारे कर्मचारी, धनाढ्य मतलब जो बहुत सारे अमीर लोग वहां पर आए। और कर्मचारी वगैरह आए, दरबारी आए, ठीक है, मतलब दरबार में जो बैठते हैं, राजा के दरबार में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, मंत्री वगैरह सब आए। और फिर दीवानी के उम्मीदवार, जो सारे कैंडिडेट्स जो थे, 1 महीने से जो रह रहे थे, वो भी आए। और सब रंग बिरंगे सज धज कर आए थे, ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े पहने सज धज कर वहां पर आए और आके बैठे, विराजे मतलब बैठे। और उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे। तब सब लोग नर्वस थे बहुत ज्यादा, और सबके कलेजे मतलब सबका दिल नर्वसनेस के मारे धड़क रहा था। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर तब अब शुरू हो गई सभा। और सुजान सिंह जी खड़े होकर, माने पुराने दीवान जी खड़े होकर बोले कि सुजान सिंह जी खड़े होकर बोले कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मतलब इस पद के जो आप कैंडिडेट सब आए हैं, इतने 1 महीने से जो यहाँ पर हैं, तो आप सबको मैंने बहुत कष्ट दिया है। मतलब उन लोगों को 1 महीने से यहाँ पर आकर रखा गया है, तो उनको एक्चुअली तो एक तरह से उन्हें कष्ट दिया गया है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। उसके इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, और साथ इस पद के लिए ऐसे साथ आत्मबल। तो उन्होंने फिर ये कहा कि इस पोस्ट के लिए, दीवानी के पद के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए था, ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जिसके हृदय में क्या हो, दया हो, काइंडनेस हो, करुणा हो, ठीक है, और साथ साथ आत्मबल हो, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, किसी का कॉन्फिडेंस। तो उसके अंदर आत्मशक्ति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और उसके मन में ताकत होनी चाहिए, उसके मन में दया होनी चाहिए, और ब्रेव होना चाहिए, ठीक है ना। हृदय से उदार हो, आत्मबल, हृदय से उदार हो मतलब उसके हृदय में दया हो, उसका दिल बड़ा हो, ठीक है, काइंड हो। आत्मबल मतलब कॉन्फिडेंट हो। वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और वो ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत के समय वीर जैसे धैर्य के साथ और ब्रेव होकर, ब्रेवरी के साथ वो मुसीबत का सामना कर सके। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया।
तो उन्होंने कहा कि इस राज्य का भाग्य अच्छा है कि हमें इस राज्य के लिए एक योग्य दीवान, एक वेल क्वालिफाइड दीवान मिल गए, मतलब जिसके अंदर दया होनी चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसका मन बड़ा होना चाहिए, वैसा एक कैंडिडेट हमें मिल गया, एक दीवान हमें मिल गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इतने सारे गुण को लिए हुए बहुत कम ही आदमी हैं जिनके अंदर ऐसे गुण हैं, लेकिन और जिन लोगों के अंदर ऐसे गुण हैं उन लोगों को, वो लोग तो एकदम शिखर पर बैठे हुए हैं, मान के शिखर पर, मतलब बहुत सम्मानित वो लोग ऑलरेडी हैं जिसके अंदर ये इतना सारा गुण है। ठीक है, उन तक हमारी पहुंच नहीं। तो वो इतने ऊंचे होते हैं जिसके अंदर ये सारे गुण हो, ये दया, ये करुणा, ये ब्रेवरी, ठीक है, जो ये सारे गुण जिसके अंदर हैं वो तो हमारे पहुंच के ऊपर हैं। ठीक है, मतलब हम उन तक नहीं पहुंच सकते। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। तब हो गया रिजल्ट डिक्लेयर। उन्होंने कहा कि तो मैं, अब रिजल्ट उन्होंने बता दिया कि इस रियासत के लिए, इस राज्य के लिए पंडित जानकीनाथ को नया दीवान बनाया जा रहा है और इसके दीवान बनने पर मतलब इस पूरे राज्य को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें इतने अच्छे दीवान मिल गए। ठीक है, जानकीनाथ वही हैं जिन्होंने उस किसान की, मतलब सुजान सिंह जो किसान बनकर आए थे, उसकी मदद की थी बैलगाड़ी को निकालने में। ठीक है, रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। तो देखो, रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा, तो उस सभा में जितने भी कर्मचारी आए थे, राज्य के कर्मचारी होते हैं, मंत्री वगैरह, वो सब आए थे, उन्होंने और फिर बाकी जो रईस अमीर लोग आए थे सभा में, उन सब ने जानकीनाथ की तरफ देखा। साथ ही लेकिन उन कर्मचारियों और रईस अमीरों जो मेहमान आए थे सब, उनके आंखों में क्या था? उनके आंखों में सत्कार था। सत्कार मतलब सम्मान। ठीक है, उनके आंखों में मतलब उन्होंने सत्कार की भावना से सम्मान देते हुए सब लोगों ने जानकीनाथ को देखा। ठीक है, और साथ ही किसने देखा जानकीनाथ की तरफ? उम्मीदवार दल की, मतलब जितने बाकी कैंडिडेट्स थे जो दीवान नहीं बन पाए, उन कैंडिडेट्स ने भी जब रिजल्ट सुना तो सब लोग, ऑब्वियसली रिजल्ट जो सुनते हैं, जो जिसका नाम आता है उसी की तरफ सब देखेंगे ना, तो मेहमानों ने जब देखा उनकी तरफ तो उन्होंने सम्मान से देखा उसको। लेकिन जो उम्मीदवार थे, मतलब बाकी जो उम्मीदवार जो बच गए, जो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स को नहीं मिला पद दीवान का, उन लोगों ने जब जानकीनाथ को देखा तो उनकी आंखों में क्या था? ईर्ष्या, जलन के मारे उन लोगों ने देखा, जलन से उनको देखा। सरदार साहब ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाते, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। तो फिर सरदार साहब ने कहा कि आप सब लोग इतना, मतलब चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के लिए ये मानना जरूरी है सभी को कि ये स्वीकार करना ज्यादा कठिन नहीं है कि कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति मतलब कोई मतलब दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने के, मतलब जो आदमी, पुरुष मतलब जो आदमी स्वयं जख्मी मतलब घायल, ठीक है, चोट लगी हुई, वो जब सुजान सिंह जी के, मतलब किसान का मदद करने जा रहे थे जानकीनाथ जी, तब उनके पैर पर चोट लगी हुई थी ना, वो खेल के चोट लगी हुई थी, लेकिन खुद जख्मी होने के बाद भी, खुद घायल होने के बाद भी उन्होंने उस गरीब किसान की मदद की। गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। तो जिस व्यक्ति ने खुद घायल होके भी एक किसान की भरी हुई गाड़ी जो कीचड़ में फंसी हुई थी, उस गाड़ी को धक्का देके अपने मेहनत से उसको रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, उस इंसान के अंदर साहस, आत्मबल मतलब कॉन्फिडेंस और उदारता मतलब काइंडनेस
तो है ही, इसे मानने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई आदमी जो इतना साहसी हो और दयालु हो, वो आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। तो उसका संकल्प मतलब वो कभी अगर फैसला कर ले तो उसे वो पूरा करके ही छोड़ता है। जैसे कि उसने फैसला किया था कि वो उस गाड़ी को बाहर निकालेगा, तो उसने बाहर निकाला। तो ऐसा आदमी जो खुद एक संकल्प ले ले तो वो उससे कभी पीछे नहीं हटता। वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। उन्होंने क्या कहा कि वो चाहे, ऐसा आदमी चाहे खुद भी धोखा अगर खा जाए फिर भी वो दया और धर्म के काम से कभी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, वो हमेशा उसके अंदर दया होगी, धर्म का वास होगा, उसको अपने कर्म और धर्म का ज्ञान होगा। और वो ऐसे आदमी को अगर हम दीवान बना देंगे तो वो कभी गरीबों को सताएगा नहीं और हमेशा अपना काम, अपना कर्म, अपना धर्म अच्छे से, दया भाव से, साहसपूर्ण साहसी होकर आत्मबल के साथ निभाएगा। और उसका संकल्प भी दृढ़ है, अगर वो कभी फैसला कर ले तो वो उस काम को पूरा करेगा ही। तो ऐसे उन्होंने जानकीनाथ जी का चयन किया, चूज किया, उनको सिलेक्ट किया और क्यों सिलेक्ट किया ये भी सबको बता दिया। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया कि कैसे उन लोगों ने उस किसान की मदद नहीं की और इसने की, तो वो सबकी नजर में आया, सबने देखा और उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाकी लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए सब। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा दया भाव, साहस, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को काबिल मानते हो तो, अगर आप अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो तो आपके अंदर ये सारे गुण होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुण जिसके अंदर है वो हमेशा ही सबके ऊपर आएगा, सबसे टॉप पर आएगा। उसको कोई जरूरत नहीं अपने आप का तारीफ खुद थोड़ी कोई करता है। जब आप कुछ करते हो, आप बात करते हो, व्यवहार करते हो, रास्ते में लोगों से कैसे बात करते हो, अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, किसी से मदद करते हो कि नहीं किसी की, या फिर लोगों से कैसे व्यवहार करते हो, इसी से आपका परिचय मिल जाता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई दिखावा नहीं होता। ठीक है, जो आप अंदर से हो वही आप के व्यवहार में दिख जाएगा। इसीलिए आप अपने आप को अंदर से इन गुणों से भरें। ठीक है, साहसी हो, किसी काम को करने से पीछे न हटे, काम को पूरा करें, मन में दया रखे सबके लिए, सबके साथ अच्छे व्यवहार करें। तो इसी से आप एक सच्चे और अच्छे इंसान बनेंगे और वो सभी के नजर में आएंगे आप। ठीक है, आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या क्या हूँ, आपके व्यवहार से ही आपका परिचय हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, और समझ में आया है आपको सब कुछ। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से काफी सीख मिलती है हमें अपनी जिंदगी की। तो आशा करती हूँ कि मैं इन सब सारे सीखों को अपनी जिंदगी में आप उतारेंगे और एक अच्छे और सफल इंसान बनेंगे। ठीक है, तो फॉर टुडे द क्लास इज ओवर। थैंक यू।